बारे में हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो के अंदर थोड़ा सा, तो कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ को हम दोबारा से। तो एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रहने वाले प्राणी हैं उनको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, और जो वो जगह है यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं यानी कि पानी जिसमें वो रहते हैं उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। यहाँ पर हम मरीन की बात करते हैं, मरीन हैबिटेट यानी कि ओशन में रहने वाले जो प्राणी हैं उनकी बात करते हैं। ओशन किसको कहा जाता है? लार्ज वाटर बॉडीज़, ह्यूज वाटर बॉडीज, बहुत ही बड़ी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडियन ओशन का, तो इंडियन ओशन जो है वो बहुत ही बड़ी बॉडी, ह्यूज वाटर बॉडी है। अब यहाँ पर जो फिश रहती हैं वो अपने आप को उस तरीके से ढाल लेती हैं। जैसे कि इसकी बात करें तो इनकी आइज़ रहती हैं, और दूसरा फिन्स जो रहते हैं तैरने में मदद करते हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइन रहती है यानी कि आसानी से वो एक नोकीले शेप में रहती है इनकी बॉडी आगे से, ताकि वो आसानी से पानी को चीर कर आगे बढ़ सकें। गिल्स रहते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन, पानी में से ऑक्सीजन निकालकर वो सांस ले सकते हैं। आपने देखा होगा हम लोग तो पानी के अंदर हम सांस लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। बाहर हम सांस ले पाएंगे ज़मीन पे, लेकिन पानी के अंदर जाते ही हम सांस नहीं ले पाएंगे, बिकॉज हमारे पास जो लंग्स हैं वो पानी में से ऑक्सीजन निकालने में असमर्थ हैं। अब बात की जाए पानी की, तो पानी का जो फार्मूला रहती है वो होता है H2O। H2O यानी कि उसके अंदर भी ऑक्सीजन है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, लेकिन उस ऑक्सीजन को हम क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हम अगर पानी में सांस लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पानी हमारी नाक में चला जाएगा, हमारे फेफड़ों में भर जाएगा एंड वी में डाई। लेकिन फिश जो है उनके पास हमारी तरह लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं, यानी कि उनका बॉडी पार्ट ही डिफरेंट होता है जिसमें वो सांस ले पाते हैं। तो गिल्स की मदद से ही वो सांस ले पाते हैं। दूसरा, इनका जो माउथ रहता है, वाटर गोज इन थ्रू द माउथ, माउथ में जाता है पानी, फिर गिल्स में से पानी बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन इसमें से डिजोल्व कर ली जाती है, ऑक्सीजन इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। तो इस तरीके से फिश जो है गिल्स की मदद से रिस्पायर करती है, यानी कि सांस ले पाते हैं। अब देखिए फिर से एक बार देखते हैं, पानी यहाँ से एंटर होगा इनके मुंह के अंदर, आगे यहाँ पर गिल्स हैं इनके, तो गिल्स में से ऑक्सीजन निकाल ली जाएगी और पानी जो है वाटर इस गिल्स से बाहर आ जाएगा। तो ये था पूरा मैकेनिज्म कैसे जो फिश है वो पानी में सांस ले पाती हैं। अब इनकी जो एडेप्टेशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द बॉडी हेल्प्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर एंड एनेबल्स द फिश टू स्विम फास्ट। स्ट्रीमलाइन का मतलब यहाँ पर एक आप अपने देख सकते हैं इनकी बॉडी जो है ट्रायंगुलर शेप में रहती है। किस तरह का शेप रहता है इनकी बॉडी का? एक ट्रायंगुलर शेप रहता है, जिससे ये आसानी से तैर कर आगे निकल सकते हैं। देखिए इनकी बॉडी का शेप मैं आपको बता रहा हूँ, आगे से इस तरह की रहती है, देखिए। तो इस कारण से ये तैर कर, देखिए पानी यहाँ पर अगर आएगा तो पानी टकरा कर इनको आसानी से बाहर नोकीला, तो इस कारण से ये आसानी से तैर कर आगे बढ़ सकती है। इनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन रहती है, तो पहली एडेप्टेशन इनकी बॉडी के अंदर ये आई। दूसरा, स्किन जो है वो वाटरप्रूफ स्केल्स, इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स रहते हैं दैट आर वाटरप्रूफ, जिस कारण से पानी में सड़ती नहीं। आप देखिए पानी के अंदर आप हाथ डालिए, आप एक दिन अगर पानी के अंदर, जब मम्मी कपड़े वगैरह वॉश करती हैं या बर्तन वगैरह धोती हैं उसके बाद, या किसी दिन आप अगर पानी के अंदर ज़्यादा समय तक या कोई काम पानी में ज़्यादा देर करे, तो आपको पता लगा आपके हाथ फूल जाते हैं, यानी कि स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, गलने लगती है, आसानी से निकल जाती है। तो इनकी जो बॉडी रहती है वो वाटरप्रूफ स्केल से कवर्ड होती है, जिससे इनकी बॉडी सड़ती नहीं है पानी के अंदर। तीसरा, फिश के पास गिल्स होते हैं जिससे वो पानी के अंदर भी सांस ले सकती हैं, हमारी तरह इनके पास लंग्स नहीं होती हैं, गिल्स होती हैं। चौथा, फिश जो है वो अपने फिन्स की मदद से तैर सकती हैं। अब ये थी कुछ एडेप्टेशन जो कि फिशेस के मामले में हमने देखी जो पानी में रहती हैं। देयर आर सम एक्वेटिक एनिमल्स सच एज डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके पास गिल्स नहीं होते हैं, बट वो ब्रीथ करते हैं। किससे? फिर वो लंग से ही ब्रीथ करते हैं। अब देखिए गिल्स में ही आप पानी में सांस ले सकते हो गिल्स की सहायता से, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके पास गिल्स नहीं होते हैं, लंग्स होते हैं। तो लंग्स की मदद से अगर वो पानी में सांस ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं? चलिए इसके बारे में देखते हैं। दे इनहेल एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स दैट आर लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स। अब ये जो प्राणी हैं इनके पास अपर पार्ट जो इनका हेड का रहता है वहाँ पर क्या रहते हैं? नॉस्ट्रिल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? नॉस्ट्रिल्स, जहाँ से ये सांस ले सकते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन द एयर व्हेन दे स्विम नियर द, तैर रही होती हैं जब ये सरफेस यानी कि पानी के सतह के पास में तैर रही होती हैं तब। अब ये जो प्राणी हैं फिश के अलावा, जैसे कि डॉल्फिन हो गई या फिर बड़े और प्राणी हो गए जैसे कि वेल वगैरह, इनके पास लंग्स नहीं होते हैं, लेकिन जब इनके पास एक ओपनिंग रहती है हेड के पास में जहाँ से सांस लेते हैं लंग्स की मदद से। अब जब ये पानी की सतह के पास में तैर रहे होते हैं तब ये सांस लेते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। बिना सांस लिए पानी के अंदर काफ़ी समय तक रह सकते हैं। दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम
टाइम टू ब्रीद इन एयर। आपने देखा होगा व्हेल हो गई, डॉल्फिन हो गई, शार्क हो गई, ये समय समय पर पानी की सतह के पास आते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं। अभी ऊपर क्या करने आते हैं? ऊपर ये सांस लेने आते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन ये है कि ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं एक बार सांस लेने के बाद। तो इसीलिए ये जो प्राणी है ये सतह पर आकर सांस ले लेते हैं, उसके बाद ये नीचे चले जाते हैं और लंबे समय तक अंदर रह सकते हैं। Some animals like octopus do not have streamlined shapes. They stay near the seabed, deeper in the ocean to avoid resistance offered by the sea waves. ये जो जैसे कि ऑक्टोपस की बात करें, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, आपने देखा ये स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये सी बेड यानी कि सतह के पास में एकदम ज़मीन के जो समंदर का जो तल रहता है नीचे बॉटम पार्ट, वहाँ पर ये रहते हैं ताकि ये अपने आप को वेव्स के रेजिस्टेंस से, वेव्स के जो बहाव में ना आए, और ये नीचे सतह के पास पत्थर जो रहते हैं, नीचे जो भी छुपने की जगह रहती है, ये जो ऑक्टोपस है वहाँ पर हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब पॉन्ड्स और लेक्स की बात करते हैं, जिसको हम फ्रेश वाटर हैबिटेट कहते हैं। अब सलाइन यानी कि हमने पढ़ा जो पीछे वो था हमारा मरीन हैबिटेट, अब है फ्रेश वाटर हैबिटेट। पॉन्ड या लेक जो है, जो कि छोटा फ्रेश वाटर बॉडी होता है सी के मुकाबले। सी तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत छोटा रहता है और फ्रेश रहता है, फ्रेश वाटर। और यहाँ पर तरह तरह के प्लांट्स उगते हैं पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स के अंदर। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द रूट्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर इधर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। अब देखिए पानी तो यहाँ पर अवेलेबल है, पानी के अंदर ही पौधे हैं, तो यहाँ पर जो रूट्स होती है उनकी वेल डेवलप्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रूट्स का मेन काम होता है पेड़ को, पौधे को सपोर्ट देकर सीधा रखना और दूसरा पानी प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पर पानी तो उनको मिल ही रहा है और वो सतह पे तैर भी सकते हैं, इस कारण से इनकी जो रूट होती है वो पुअरली डेवलप्ड रहती हैं। अब इसको भी दो कॉमन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स बताया गया। पहला फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ये प्लांट्स वो होते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स वो होते हैं जो कि तैरते रहते हैं पानी के ऊपर फ्रीली। एग्जांपल लेते हैं हम वाटर हायसिंथ, लोटस, वाटर लिली, ये जो हमने प्लांट्स का नाम लिया, ये सब जो हैं ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स के अंदर लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट, इनके अंदर पत्ते बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। द लीव्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी कोटिंग विच मेक्स देम वाटरप्रूफ एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द डीकेइंग इफेक्ट्स ऑफ वाटर। अब जैसे कि आपने देखा, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपने देखा लोटस है और इधर वाटर लिली है, इनके जो पत्ते रहते हैं बहुत बड़े रहते हैं और एक वाटर प्रूफिंग इनके ऊपर एक वैक्स लाइक कोटिंग होती है, जिस कारण से ये सड़ते नहीं है पानी से। एंड स्टेम्स हैव एयर स्पेसेस विच एनेबल द प्लांट्स टू ग्रो। इनकी जो स्टेम रहती है, जो तना रहता है, उसके अंदर होल्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर हवा भरी रहती है। इस हवा के कारण ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये थे हमारे पहली तरह के प्लांट्स दैट आर कॉल्ड द फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। दूसरे प्लांट्स जो है वो है सबमर्ज्ड प्लांट्स। दीज प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ये जो प्लांट्स रहते हैं ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड रहते हैं पानी के अंदर, यानी कि पानी के अंदर पूरी तरह से डूबे रहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। In submerged plants such as Hydrilla and Vallisneria, the leaves are thin and ribbon-like. इनके जो पत्ते होते हैं पतले होते हैं और रिबन के जैसे होते हैं। Such type of leaves allow water current to pass through without damaging the leaves. अब देखिए ये पेड़ जो है, ये पौधे जो हैं, ये जमीन पानी के अंदर है, नीचे हैं, तो जब पानी बहेगा, अगर इनके पत्ते बड़े होंगे तो पानी का बहाव इन पत्तों को नुकसान पहुंचा सकता है या अपने साथ बहाकर भी ले जा सकता है। इस कारण से इनके जो पत्ते होते हैं वो लंबे लंबे रिबन की तरह होते हैं ताकि ये पानी से इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है वेलिस्नेरिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये है हाइड्रिला। तो ये दोनों प्लांट्स के पत्ते जो हैं एकदम रिबन लाइक है। तो ये प्लांट्स हैं दैट आर सबमर्ज्ड इन वाटर, सबमर्ज्ड प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस इन फ्रॉग। फ्रॉग यानी कि मेंढक। फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स एट देयर हैबिटेट। ये पॉन्ड्स के अंदर रहते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द पॉन्ड वाटर एंड मूव ऑन लैंड। ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी मूव कर सकते हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन। इनके एडेप्टेशंस के बारे में देखते हैं कि इनके पास कौन कौन सी एडेप्टेशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो दे हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर। इनके पंजे रहते हैं, वेब्ड रहते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इनके पैर कैसे हैं, वेब्ड हैं, यानी कि बतख के जैसे होते हैं वैसे। तो इस कारण से पानी में तैर सकते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स हेल्प देम इन होपिंग ऑन द लैंड एंड कैचिंग देयर प्री। इनकी जो पीछे वाली टांगें रहती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है, जिससे ये बहुत ही जोर से कूद सकते हैं। होपिंग आप जानते हैं ना, मेंढक कैसे कूदता रहता है ज़मीन पे, तो ये फुदकी मार सकता है, कूद सकता है और अपने प्रे को लैंड के ऊपर ये दौड़कर पकड़ सकता है। देयर स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ट दैट हेल्प्स देम
ब्रीदिंग थ्रू द स्किन। इनकी जो स्किन रहती है हमेशा गीली रहती है, नमी वाली रहती है, जिस कारण से ये अपनी स्किन की मदद से ये सांस लेते हैं। यानी कि जो मेंढक है वो अपनी स्किन की मदद से सांस ले सकता है, इनके पास लंग्स वगैरह गिल्स वगैरह कुछ नहीं होता है। आगे हम देखते हैं एक्लिमेटाइजेशन, अक्लामेटाइजेशन। अब ये शब्द जो है इसका मतलब क्या है? क्या कभी आप हिल स्टेशन गए हैं, हाई माउंटेन्स रीजन में गए हैं? अगर आप गए हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वहाँ पर सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और हमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कुछ दिनों तक करनी पड़ती है ताकि अपने आप को उस तरीके के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से सेट कर पाएँ। बट आफ्टर फ्यू डेज योर बॉडी गेट्स एडजस्टेड टू द कंडीशंस एट द हाई माउंटेन्स। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे पहले दिन कुछ दिन तो आपको बड़ी दिक्कत होगी एडजस्ट होने में, लेकिन जब आप वहाँ पर कुछ दिन रह जाएंगे उसके बाद आपको काफ़ी इजी लगने लगा। वहाँ जाकर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे आप तो थोड़ा आपको ठीक लगेगा और कुछ दिनों के बाद आपकी बॉडी एकदम हैबिचुअल हो जाएगी उसके हिसाब से। लेकिन ये जो चेंज है, इसी चेंज को कहा जाता है अक्लामेटाइजेशन। द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट टाइम पीरियड टू एडजस्ट इन द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड अक्लामेटाइजेशन। अब वहाँ जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही आपकी बॉडी उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट हो गई अपने आप में, तो इसी को कहा जाता है अक्लामेटाइजेशन। अक्लामेटाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अडेप्टेशन। ये अडेप्टेशन से बिल्कुल, एक्चुअली हमने अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था, अडेप्टेशन भी तो यही है ना, अपनी बॉडी का उस जगह के हिसाब से ढल जाना। लेकिन अडेप्टेशन और अक्लामेटाइजेशन जो दोनों अलग अलग हैं। अडेप्टेशन रेफर टू द चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, बट acclimatization refers to change in organism that take place over a short period of time। तो अडेप्टेशन लंबे समय से होता है, जो चेंज बहुत बड़ा बदलाव और बहुत लंबे समय के बाद होता है उसको कहा जाता है। लेकिन अक्लामेटाइजेशन शॉर्ट पीरियड में हो जाता है, यानी कुछ ही समय के अंदर आपकी बॉडी वहाँ अडेप्ट हो जाएगी। तो ये दोनों के अंदर फर्क है। होप यू एंजॉयड। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.